जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पर रख के सच बोल रहा हूँ, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। आपका बेटा, आपका भाई, मैं आपके हवाले करने जाता हूँ सीताराम बाबू के सबसे छोटे पुत्र राणा रणजीत जी को, और आपकी तालियां ये बता देगी कि आप उनके कितने समर्थन में हैं। राणा रणजीत जी। ह से हिंदू, म से मुसलमान और हम में ये सारा हिंदुस्तान। इस क्षत्रिय के बेटा को, इस हिंदू के बेटा को, बैरिस्टर साहब, आप एक पुराने बैरिस्टर साहब को जानते हैं जो कुछ साल पहले आजादी की लड़ाई लड़ने इसी चंपारण की धरती पे आए थे। जब आए थे तो उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन जब यहां से गए तो महात्मा की उपाधि मिली और पूरा विश्व उनको जानता है, शांति से कैसे क्रांति लाया जाता है। और दूसरे बैरिस्टर साहब जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो एक शेर है, जो सही मायने में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ता है, जो सही मायने में जिसके पास ताकत है, उन ताकतवर लोगों से आंख में आंख मिलाकर के लड़ने का, मोदी जी से लड़ने का। आज जो कैंडिडेट आपके बन के आए हैं आरजेडी से, उनसे केवल एक सवाल पूछिएगा कि आज आप प्रत्याशी हैं आरजेडी की, आप बात करती हैं कि आप अक़लियत की लड़ाई लड़ेंगी, क्या आप मोदी के खिलाफ एक शब्द बोल सकती हैं? एनआरसी सीए के खिलाफ एक शब्द बोल सकती हैं? नहीं बोल सकती, क्योंकि आज जो उनके मैनेजर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो वही लोग हैं जो कुछ साल पहले भाजपा के कार्यकर्ता थे। वो वही मैनेजर है जो पहले अरमा देवी जी के मैनेजर थे। तो बदला कुछ नहीं है मेरे भाइयों, केवल चेहरा बदला है, टाइटल भी नहीं बदला है। तो इस हिंदू के बेटा को इस पार्टी ने मौका दिया और साथ में तिलक लगा करके मेरे बड़े भाई आदिल हसन साहब ने और हम सबके नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पगड़ी पहना करके भेजा कि ये जो जहर है समाज में, ये कुछ पार्टियां जो जहर हम लोग के बीच में बोई हुई हैं, उसको काटने निकलिए। आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपने देश दुनिया भी देखा है और धरातल पे भी आप उतने ही जुड़े हुए हैं। आप जैसा नौजवान, सीताराम बाबू का बेटा, अगर वो नहीं निकलेगा इतनी हिम्मत करके तो कोई नहीं निकल सकता। और मैं उनका आशीर्वाद लेकर के क्षत्रिय धर्म निभाने निकला। एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपनी मातृभूमि के मान सम्मान के लिए अपने गर्दन को कटा देना, अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ना हो वो लड़िए। और जिस तरीके से शिवहर की मिट्टी अपमानित हो रही है पिछले कई वर्षों से, आप सबके, हम सबके गार्जियन, बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम बाबू यहाँ के सांसद थे, एक ताकत था हम सबके पास। फेनहारा का एक एक वासी जो है जा करके थाना में, पुलिस में, एसपी के पास, डीएम के पास केवल इतना कहता था कि मैं फेनहारा का हूँ, तो लोग कहते ओह सीताराम बाबू वाला फेनहारा, अच्छा सीताराम बाबू वाला मधुवन। ये ताकत था जनता के पास। और सीताराम बाबू को कुछ फोन करने की जरूरत नहीं होती थी, वो केवल कहते थे कि आप मेरे कार्यकर्ता हैं, जाकर के बोलना उस डीएम को, बोलना उस एसपी को, अगर नहीं करेगा काम फिर मुझे बता। तो एक दौर था जब ऐसे नेता हुआ करते थे कि अगर फोन भी करे तो डीएम साहब कुर्सी से खड़े हो जाते थे, एसपी साहब कुर्सी से खड़े होकर के फोन पे बात करते थे। और एक आज का दौर है, आज के जो हमारे जनप्रतिनिधि एक बहुत कमजोर हो गए, यही कारण है कि भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। अफसर जब नेता का कद्र नहीं करेगा, जनता का गार्जियन नेता होता है, और आपका गार्जियन अगर कमजोर होगा, बाहर का होगा, वो आपके दर्द को नहीं समझेगा, वो आपकी परेशानी को नहीं समझेगा। यहाँ स्टेज पे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब बैठे हुए, छोटा सा परिचय मैं उनका देना चाहता हूँ। आपको पता होगा कुछ साल पहले एमआईएम के 5 विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया था सरकार बनाने के लिए। जब नीतीश कुमार जी, जिनका नाम पलटू चाचा के नाम से हम सब लोग प्यार से उनको बुलाते हैं, तो उस पार्टी ने जो है अल्टा पल्टी का खेल शुरू किया था और एमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ा था। एक 5वां विधायक जो नहीं तोड़ पाए थे, उप मुख्यमंत्री तक का ऑफर मिला, करोड़ों रुपए तक का ऑफर मिला, लेकिन इसका नाम अख्तरुल इमाम है और सही में इमाम का पक्का है, अपने ईमान का पक्का है। वैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष
इस पार्टी में एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता बाकी पार्टी के 100 कार्यकर्ता के बराबर है। ये मैं सुना करता था, लेकिन जब मैं इस पार्टी से जुड़ा तो मैंने देखा कि भाई बाकी पार्टी में सही मायने में कार्यकर्ता होते हैं, यहाँ दीवाने होते हैं। इनको ना पेट्रोल में पैसे की जरूरत पड़ती है, न धूप न छांव। आज आप देख रहे हैं डायरेक्ट हमारे ऊपर सूरज की रोशनी और गर्म जो है नजर आ रहा है, लेकिन किसी ने अपने कुर्सी को पीछे नहीं खिसकाया। तो ये है दीवानगी इस पार्टी के कार्यकर्ताओं की। इसलिए 100 कार्यकर्ता और मजलिस का एक दीवाना बराबर है। आज इस ऐतिहासिक पल का तस्वीर जरूर खींच लीजिएगा। 550 सांसद होते हैं, लेकिन आज आपका बेटा, शिवहर का बेटा, आपके फनारा का बेटा, आपके मधुबन का बेटा केवल चुनाव लड़ने आया है तो बड़े बड़े लोगों का पसीना छुड़ा दिया है। कल मधुबन में एक सभा हुई थी तेजस्वी यादव जी की, पता लगाइएगा, एक मुसलमान भाई नजर नहीं आए थे। जिन मुसलमान भाइयों को विधायक, पूर्व विधायक को पीछे की कुर्सी मिलती थी, तेजस्वी यादव जी ने बगल में दोनों लोगों को बिठाया हुआ था। क्यों बिठाया था? ये मुसलमान भाई जिनके पास आरजेडी वाले वोट तक मांगने नहीं जाते थे, उनको मालूम था ये बंधुआ मजदूर है, कहां जाएंगे, ये तो हमारे पास ही आएंगे। लेकिन जब MIM का प्रत्याशी आया है तो देखिएगा पूरे टाइम जो है आपकी कितनी खातिरदारी की जा रही है। एक एक मुसलमान वोटर की कदर बढ़ गई। तो ये समय है जागने का। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, उससे पहले मैं अपने दूसरे जो हमारे बड़े भाई, हम लोग के गार्जियन यहाँ उपस्थित हैं। जिस तरीके से आज आपको बी टीम की दर्जा दिया जाता है कि भाई MIM तो बी टीम है, ये कहाँ की पार्टी है? हैदराबाद की पार्टी है। हमारे बड़े भाई इम्तियाज साहब बैठे हुए हैं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र के सांसद हैं। जब पहली बार ये भी चुनाव लड़ने निकले थे तो इनके बारे में भी लोगों ने यही कहा था कि ये बी टीम है, ये चुनाव जिताने आई है भाजपा। और शिवसेना के गढ़ में जो इतने लंबे समय तक 20 साल 25 साल का जो गढ़ था, उस किले को हमारे बड़े भाई ने ध्वस्त किया और एक समीकरण तैयार किया। उस समीकरण में मुस्लिम भाई, दलित भाई, अकलियत भाई और हर कमजोर जिसकी आवाज बनकर के इम्तियाज साहब जो है सदन में दहाड़ते हैं। 2 शेर आज सदन में हैं। और आज तीसरा बेटा जो हमारे गार्जियन इंजीनियर साहब ने बताया कि 3 भावी सांसद यहाँ बैठे हुए हैं। तो 2 सांसद तो मैं जानता हूं, वो वोट हो चुका है, वो जीत चुके हैं। तीसरा आपका बेटा है। और अगर इस बेटे को, जिसने इतनी हिम्मत की है, आपके दम पे हिम्मत किया है, मुझे लोगों ने बोला, मैंने भी मन से वादा किया था कि अगर किसी लोकल कैंडिडेट को, चाहे वो किसी समाज से, फारूक शेख साहब की मैंने बात कही, अमित कुमार टुन्ना जी की बात कही, कई विधायक, कोई भी विधायक जो हमारा मिट्टी का हो, हमारा लोकल हो, अगर आप उसको कैंडिडेट देते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये सीट जो अकलियत की सीट हुआ करती थी उसको भी आपका काट करके और पैसे का सौदा करके किसी जगह बेच दिया गया। ताकत है आपका और सौदा पटना में अब दफ्तरों में किया जाता है। इसको रोकना है, इसको समझना है। एक छोटी सी कहानी मैं बता करके अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि मेरे से अच्छे वक्ता और यहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। मैं तो आपका बीच का हूँ, मैं आपके घर का भाई हूँ, भतीजा हूँ। और फेनहारा की धरती में कोई भी चुनाव प्रचार, इस बार का भी चुनाव प्रचार जब मैंने शुरू किया तो सबसे पहले मैंने फेनहारा की धरती को प्रणाम किया, क्योंकि इस फेनहारा की धरती ने हमेशा मेरे परिवार का साथ दिया है। कोई चुनाव हम हारे हो या जीते हो, ये प्रखंड, फेनहारा प्रखंड ने हमेशा हमें लीड कराया है और बड़े मार्जिन से लीड कराया है। मुझे मालूम है कि इस बार फेनहारा की जनता न जाति में न पाती बटने वाली है। ये केवल अपने बेटे, अपने भाई के लिए वोट करने जा रही है। और एक ऐतिहासिक फैसला जो होने आ रहा है, आज आपका बेटा, भाई केवल चुनाव में मैदान में आया तो इसकी चर्चा पूरे देश में, जिस तरीके से हमने नॉमिनेशन किया टीका और टोपी लगा करके, जिसकी चर्चा पूरे देश में, मेरे लिए दुआएं पढ़ी जा रही है। मुंबई में कोई सऊदी अरब से टिकट कटा करके आ रहा है, मैं जानता तक नहीं। मेरे कई मित्र हैं जो मुंबई में नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी छोड़ करके आए। कुछ लोगों ने नौकरी त्याग दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नौकरी मैं दोबारा ढूंढ लूंगा। लेकिन इस बार अपने शिवहर को, मान सम्मान को और अपने जो है अकलियत की ताकत को दिखाना है, अपनी गिनती को गिनाना है, ताकि अगली बार आपका हक आपको मिल सके। एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। जिस तरीके से हाथी का बच्चा होता है, उसको बचपन में बांध दिया जाता है जंजीर से, वो बहुत प्रयास करता है उस सिक्कड़ को तोड़ने का, लेकिन उस समय वो कमजोर होता है, छोटा होता है, वो नहीं तोड़ पाता है। और उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि ये सिक्कड़ बहुत मजबूत है, मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा। जब वो बड़ा हो जाता है तो प्रयास करना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसने बचपन में प्रयास किया था और दिमाग से वो हार गया, अपने बुद्धि से और अपने हिम्मत से हार गया।
तो वो दोबारा प्रयास नहीं करता है। आप सबसे ताकतवर हैं, अकलियत समाज की बात मैं कर रहा हूं, आप सबसे ताकतवर हैं और सबसे ज्यादा मजबूर हैं आज के दिन में। सभी जातियों का नेता है, सहनी का नेता है, कुशवाहा का नेता है, यहां तक कि मांझी समाज जो सबसे कमजोर, कम पढ़ा लिखा है, उसका भी नेता जो है जीतन राम मांझी जी है। क्या मुस्लिम समाज का कोई नेता है? क्या मुस्लिम की कोई पार्टी है? हम तो बोलते हैं कि एक सीट पे गठबंधन कर लीजिए, हम कहीं और से नहीं लड़ेंगे, आप बी टीम का दर्जा हमको देते हैं। एक भी गठबंधन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको डर है कि अगर एक पार्टी खड़ी हो गई मुस्लिम की तो पूरा आरजेडी का इंजन जो है गाड़ी से खत्म हो जाएगा। जो करोड़ों रुपए लिए जाते हैं टिकट बेचने के लिए, वो उनको नहीं मिलेगा। तो मेरे सभी गार्जियन से, मेरे सभी भाइयों से आग्रह है कि अपनी ताकत को इस बार गिनाइए, अपनी गिनती को गिनाइए, आप सबसे ताकतवर हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि शिवहर का एक सांसद दीजिए, अगली बार 50 विधायक एमआईएम का होगा। एक हिंदू का बेटा, एक हिंदू का बेटा भविष्य देख रहा है इस पार्टी का। तो जितने मेरे तमाम भाई हैं जो अपना भविष्य राजनीति में देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि यही पार्टी है, वरना बाकी पार्टियों केवल पैसा के लिए, केवल आपको प्रताड़ित करेगा, केवल आपको झूठ सच बोलेगा। ऐसे कई उदाहरण आपके पास है। तो अब से यही आग्रह है कि जो नारा हमारे अध्यक्ष जी ने दिया था कि अब तक दिया है सबने चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, अपना बेटा अपना वोट। मुझे पूरा विश्वास है, एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा हिंदुस्तान, आप बोलेंगे जिंदाबाद, ताकि जो आप पे लोग इल्जाम भी लगाते हैं उनको भी जवाब देना है। बाजार का इलाका है, मैं बोलूंगा हिंदुस्तान, आप बोलेंगे जिंदाबाद। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हमारे अंदर भी उतनी ही देशभक्ति है, वही जुनून है, शब्द भले अलग है। आप भारत माता की जय बोलते हैं, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। शहादत का जुनून और जज्बे ईमान बनता है, मोहब्बत अमन और इंसाफ की पहचान बनता है। कलेजा शेर का, चीते की फुर्ती जिस्म इंसा का, कलेजा शेर का, चीते की फुर्ती जिस्म इंसा का, जब एक हो जाए तो अख्तरुल ईमान बनता है। मैं दावत देना चाहता हूं अपने कायद अख्तरुल ईमान साहब को। लहू को लिखता हूं, लहू पानी नहीं लिखता। खून को खून लिखता हूं, पानी नहीं लिखता। महलों की रक्कासा को रानी नहीं लिखता। काट दे कोई मेरी गर्दन, छीन ले ज़बा मेरी, कातिल को लिखता हूं, कातिल कभी मसीहा नहीं लिखता। आज के इस जगह का नाम क्या है? फनहारा। फनहारा के इस बहुत ही इनकलाबी, जिसके बारे में बहुत कुछ सुन के रखा है, बहुत ही इनकलाबी सरजमीन, हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत की सरजमीन, गंगा जमनी तहजीब की प्रतीक, तालीम याफ्ता और समाजी सेवा करने वालों की सरजमीन में आज के इस इनकलाबी इंतखाबी जलसे के सदर, पार्टी के जिला इकाई के सदर जनाबे भाई नसीम अख्तर साहब, पार्लियामेंट में दो गरजते हुए शेरों में से एक, महाराष्ट्र में दलितों और मजलूमों की तवाना आवाज, और एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। इस झूठे इल्जाम को खत्म करके 22% मुस्लिम आबादी में दलितों और अग्री जाति के वोट से जीतने वाला कद्दावर नेता जनाबे भाई इम्तियाज जलील साहब, सांसद औरंगाबाद, इस मिट्टी की ललकार, इस मिट्टी की पुकार और बहुत ही सम्मानित नेता, हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लेकर चलने वाले नेता, शिवहर के मान और सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत नेता, स्वर्गीय सीताराम बाबू के बहुत ही नेक संतान, आपके उम्मीदवार, इस मिट्टी का बेटा और शिवहर का नेता
जनाबे भाई राणा रंजीत साहब जो प्रत्याशी हैं आपके, पार्टी के बिहार इकाई के जनरल सेक्रेटरी जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, आज की महफिल की निजामत कर रहे जनाबे भाई समीउल हक साहब, आदरणीय उमाकांत साहब, उमाकांत तिवारी साहब, भाई जनाबे मनमोहन झा साहब, यूपी से आए हुए नौजवानों में इनकलाबी रूह फूंकने वाले नेता जनाबे भाई सलमान साहब, बिहार में नौजवानों को नया जोश और इनकलाबी जज्बा देने वाले लीडर, तुर्की ब तुर्की जवाब देने वाले लीडर अजीजी आदिल हसन एडवोकेट साहब, यूथ प्रेसिडेंट बिहार, बिहार के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर जनाबे मौलाना अतर जावेद कासमी साहब, किशनगंज से तशरीफ फरमा जिला इकाई के अध्यक्ष भाई हैबर साहब, पार्टी के बहुत ही मेहनती कारकुन और अभी मधुबनी से इलेक्शन लड़ने वाले जवासाल, कर्मठ और ईमानदार कारकुन जनाबे भाई वकार सिद्दीकी साहब और यहां पर मौजूद सभी सम्मानित नेतागण, भाइयों, अजीजों, नौजवानों, हिंदू मुस्लिम साथियों और मीडिया के ईमानदार बंधुओं, हम और आप इस वक्त बेकरारी से हमारी नजरें जनाबे इम्तियाज जलील साहब पर टिकी हुई हैं। हम उनको सुनना चाहते हैं। हम उनके दरमियान में और आपके दरमियान में बहुत मोटी दीवार खड़ी करने का इरादा नहीं रखते। हम इस वक्त दो तीन बातें आपसे कहने के लिए आए हैं। एक बात मुस्लिम भाइयों से और दूसरी बात अपने नॉन मुस्लिम भाइयों से। पहली बात तो मुसलमानों को ये कहने आया हूं कि आपने एमपी और एमएलए का वोट जब भी दिया है, आपकी एक ही नियत है, सरकार बनाएंगे। रंज हो गए तो सरकार गिरा देंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक पैगाम लेकर आपके दरमियान में आया हूं कि जिस वोट में इतनी शक्ति है कि सरकार बना सकती है, सरकार गिरा सकती है, अगर अक्ल खीरत से अपने वोट का इस्तेमाल किया तो ये वोट आपके इलाके की तस्वीर बदल सकती है। आपने अगर अक्ल खीरत का इस्तेमाल किया तो ये वोट आपके नस्लों की तकदीर बदल सकती है। आज पूरे मुल्क में सबसे महरूम, सबसे मजलूम, खौफ के आलम में जीने वाली आबादी का नाम मुस्लिम आबादी, और मोदी के नफरत की आग ने तो पूरे देश की मर्यादाओं को जला रखा है। मोदी ने जो नफरत की आग सुलगाई, मंदिर और मस्जिद के झगड़े पर अपनी रोटी सेकी, कांग्रेस के पेट से ही जिनका जन्म हुआ, इन दोनों ने मिलकर इस देश को बर्बाद किया है। और सिर्फ मस्जिद के टूट जाना, मंदिर का झगड़ा पैदा कर देना, यही इस देश की बदनसीबी नहीं है, बल्कि इस देश की बदनसीबी ये है कि बरसों से हमारे पुरखों की, हिंदू और मुसलमानों की जो प्रेम थी, मोदी ने और नफरत के सौदागरों ने हमारी आपसी मोहब्बत को भी खत्म कर डाला है। समाज जब से है, भाई भाई में मतभेद और समाजी तनाव होता है, लेकिन मजहबी तनाव ने समाज को बर्बाद किया है और उसने आगे बढ़ने से लोगों को रोका है। पिछले 10 सालों में तरक्की की सारी राहें बंद कर दी। आज जंगलों में जाकर दरिंदों के दरमियान में भी आदमी इतना खौफ महसूस नहीं करता जितना एक जाति का आदमी दूसरी जाति के बस्ती में जाकर खौफ महसूस करता है। मेरे भाइयों, इस खौफ से निकालने के लिए मातम नहीं करना पड़ेगा। मातम करने से न तकदीर बदलती है, न तस्वीर बदल सकती है, न बद्दुआओं से दुश्मन का कोई हल होता है। मेरे भाई, इस वक्त तदबीर करने की जरूरत है और वो तदबीर का पैगाम एमआईएम आपके दरमियान में लेकर आई है। इस मुल्क में मुसलमानों के बाप दादाओं की निशानी ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, न जाने कितने पत्थर के टुकड़े हैं। कोई इतिहासकार न लिखे नहीं लिखे, पत्थर चीख चीख कर ये कह रहा है, ऐ मुसलमानों, तुम गर्दन झुका के जी रहे हो, तुम्हारे बाप दादा की वरासत तुम्हें गर्दन उठाने की आवाज दे रही है। और ये भी सच है कि जिस जमाने में ये तारीख साज
इमारतें बनी हैं। उस दौर के इतिहास को पढ़ लो कि राजपूतों में और मुसलमानों में पुरानी दोस्ती रही है और राजपूत समाज ऐसा रहा है, उन्होंने हमेशा सामाजिक सौहार्द का साथ दिया है। और इक्के दुक्के मामले को छोड़कर अगर आप देखेंगे सामाजिक समरसता को अगर किसी ने बढ़ाया है तो राजपूत समाज ने बढ़ाया है। मुसलमानों, आज जो ये हाल आपका है, आपका हाल इसलिए नहीं है कि आपके यहाँ आलिम कम है। आपका जो ये हाल हो रहा है, आपके शरीयत पर हमले हो रहे हैं, इसलिए नहीं है कि आपकी मस्जिदें कम है। आपकी मस्जिदों के मीनारे बड़े बुलंद हैं, मदरसे आलीशान है, उलमा की बड़ी तादाद है, लेकिन इस जमहूरी मुल्क में जीने के लिए आपको अपनी सियासी क़यादत चाहिए थी। आपने सियासी क़यादत से अपने आप को महरूम कर दिया है। जो बात हम आपसे कहने आए हैं वो ये कहने आए हैं, मामू, खालू, फूफा, वक्त का वजीर हो, जमींदार हो, तीनों मर जाए बैक वक्त, बच्चा यतीम नहीं होता है। बाप ठेला चलाए या लकवा के बिस्तर में हो, जिस दिन बाप दम तोड़ देता है बच्चा यतीम हो जाता है। जिस तरह बाप के मरने से बच्चा यतीम हो जाता है, ठीक उसी तरह से जिस कौम का कोई लीडर नहीं होता वो कौम भी यतीम हो जाती है। एमआईएम यही पैगाम देने के लिए आपके दरमियान में आई है कि यतीमी के इस दौर से निकलो और अपने सफों में लीडर पैदा करो। जिस तुम्हारा 70, 80, 90 किलो का हो, तुम्हारे दोनों जानू पांव कट जाए 30 किलो के, एक लंगड़ा इंसान कहलाओगे। दोनों बाजू कट जाए 10 किलो के, एक लूला इंसान कहलाओगे। लेकिन गर्दन कट जाए तो फिर इंसान नहीं, लाश कहलाओगे। जिस तरह जिस्म में गर्दन नहीं है तो वो लाश है। जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो लाश के मानिंद है। अवैसी ने यही पैगाम दिया है, न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। आज हम इस गर्दनों को उठाकर जीना चाहते हैं और ये कब होगा? जब आपकी लीडरशिप होगी। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ राणा रंजीत जी को कि राणा रंजीत जी ने देश के सुलगते हुए मसाइल को, कोई ये कहता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये जुमलाबाज पूरे देश का विनाश करके मुट्ठी भर लोगों का विकास किया है। मोदी के वादों के झूठे होने में उतना ही सच है जितना कौवा के काला होने में सच है। मेरे भाई, दूसरी तरफ ये कांग्रेस कह रही है कि हम नफरत की जगह पर मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। जिन लोगों ने मुसलमानों को गालियां दी, जिन्होंने कोरोना फैलाने का इल्जाम लगाया, ऐसे लोगों को हमारे सर पर तुमने थोप कर कहा कि तुम मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान के सौदागर तुम भी रहे हो। नफरत को तुमने भी फैलाया है। तुम्हारा कौल तुम्हारे अमल के मुताबिक नहीं है। अगर आज नफरत को मिटाने की कोई ताकत है तो अदल है, इंसाफ है। उसी इंसाफ के कयाम का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और आज इसके लिए अगर कदम किसी ने बढ़ाया है तो 2 कदम आगे बढ़कर अगर कोई आया है तो राणा रंजीत ने आकर आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को अपना लीडर जाना है। मुसलमानों, कदर करो इस नौजवान की। आज मुसलमानों का एक तबका दलालों का है जो बस्ती में लोगों के वोट का सौदागर है। कांग्रेस और राजद के लोग उनको पहचानते हैं। उनके बेटे को नौकरी हो जाती है, उनकी माँ का ऑपरेशन अच्छे हॉस्पिटल में हो जाता है, लेकिन बस्ती के जिन वोट का वो सौदा कर लेता, उस गरीब का कोई मसला हल नहीं होता है। ऐसे ही मुट्ठी भर लोग आज कांग्रेस में और राजद में है जो आपको फसला रहे, फुसला रहे हैं, भटका रहे हैं, बहका रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि एमआईएम अगर आ गई तो मेरी चौधराहट नहीं चलेगी। बच्चा बच्चा अवैसी के पैगाम से यहाँ इनकलाबी हो जाएगा, फिर मेरी कोई औकत बाकी नहीं रहेगी। आज वो लोग राजद को जिताने के लिए नहीं, अपनी चौधराहट को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अपनी चौधराहट को नहीं, गरीब और मासूम अवाम पर जुल्म का शिकंजा कसने की लड़ाई लड़ते हैं। आपको जो लड़ाई लड़नी है तो इन जालिमों के खिलाफ भी लड़नी है। इसलिए कि जो दलाल होता है वो डाकू से बड़ा जालिम होता है। डाकू रात को डाका डालता है, लेकिन दिन को झूठी बातें करके ये दलाल दलाली के जरिए समाज को बर्बाद करता है। आज राणा रंजीत ने अपने गले पे एमआईएम का टिकट रखा है। मेरे भाई, मुबारकबाद दो इस नौजवान को, जहां मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा भी इसको मुसलमानों की जमात कहने के लिए तैयार नहीं है, वहां राणा रंजीत ने इसको हक की आवाज में उसे पुकारा है और एमआईएम का टिकट अपने गले में डाला है। अब तुम्हारा फर्ज है मुसलमानों कि इस मुल्क में मोमिन, हिकमत मोमिन की खोई हुई पूंजी है। जब मिले जहां से मिले उसे अपना लो। इस मुल्क से इज्जत रहना चाहते हो तो तुम्हें इस मुल्क के दूसरे बासिंदों से मुफाहमत करनी पड़ेगी।
और आज मुफाहत का कदम अगर एक राजपूत के बेटे ने आगे बढ़कर किया है तो 4 कदम आगे चलकर उनको गले लगाने का काम करो और ये साबित कर दो कि हमने अपना लीडर तस्लीम कर लिया है बैरिस्टर सऊदी अवैसी को। बैरिस्टर सऊदी अवैसी ने जिसको टिकट दिया है वो हमारा नेता होगा। जब आपका वोट मिल जाएगा इनको तो 2025 में देख लेना कितने दूसरे लोग आपके पास आएंगे कि मुसलमानों ने अपना लीडर बैरिस्टर अवैसी को मान लिया है, अवैसी के कहने पर राणा रंजीत को लोगों ने वोट दिया है, तो फिर आपकी क़यादत खड़ी हो जाएगी। हम हुकूमत बनाने का दावा नहीं करते, लेकिन हाँ हुकूमत में आंख डालकर बात करने के लिए ताकत की जरूरत है। मेरे भाइयों, इस वक्त जो बीजेपी के बिलमुकाबिल बीजेपी से पूछो इनके पास जवाब क्यों नहीं है, इसने अपना नुमाइंदा बदल क्यों दिया, रीगा का चीनी मिल का क्या हुआ, फुलबड़िया में और बेलवा में घाट पर पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ, चिड़िया बाजार की सड़कें क्यों नहीं बनी, नौजवानों की बेरोजगारी क्यों नहीं रुकी। आज शिवहर के इस इलाके में हर महीने में कोई न कोई नौजवान दिल्ली में छत से गिरता है, उसकी लाश आती है और मां के अंतिम संस्कार में भी बेटा उसके साथ नहीं रह पाता है। एक बड़ी तादाद अभी खुर्शीद भाई है, एक बड़ी तादाद जो बम्बई में है, दिल्ली में है, वो सीमांचल के बाद अगर सबसे ज्यादा पलायन कहीं है तो वो इसी इलाके में है। इनका जवाब इनके पास नहीं है। इसलिए इन कांग्रेस के अलावा राजद जिन्होंने मिलकर एक लंबा शासन किया है, पूछो राजद के लोगों से कि तुम मुसलमानों के वोटों के हकदार कैसे हो गए हो। बाबरी मस्जिद हमारी तोड़ी गई, उसका काम मुसलमानों को है, लेकिन मुसलमानों की एक जमात उठी थी MIM के नाम से और उसके 4 विधायकों को अगर तुमने कत्ल किया है तो तुमने किया है, तो मुसलमानों को मुसलमानों महसूस करना पड़ेगा। लालू जी के जमाने में 8-8 आदमी को टिकट मिलता था और आज लालू जी बीमार है, उनकी समझ उतना काम नहीं करती। 22 टिकट राजद ने दिया, 22 टिकट में सुन लो 14% ज्यादा भाई है, 6% बीजेपी में चले गए, बचे 8%। 8% में से 9 टिकट और 18% मुसलमानों को सिर्फ 2 टिकट। गैरत अगर है तो गैरत की नजरों से उनके स्टेज में देखो, जो मुसलमानों को टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे राजद से इंसाफ की उम्मीद रखना फजूल है मेरे नौजवानों। यही नहीं बल्कि उड़न खटोला में अगर उड़ता है तो माइनॉरिटी के लीडर के बगैर उड़न खटोला नहीं उड़ता था राजद का, लेकिन आज कोई मुसलमान लीडर उसके उड़न खटोला में दिखता नहीं है। मुसलमानों, राजद ने तुमको किनारा कर दिया है, तुमको भी अगर गैरत है तो राजद को किनारा कर देना चाहिए। माँ दादी मर गई थी डॉक्टर की दवा से, चंद दिनों के बाद माँ बीमार पड़ी, बस्ती में कोई दूसरा डॉक्टर न था, मजबूरी में दवा उसी से लेनी पड़ी। लेकिन बस्ती में जब तीसरे दिन चौथे दिन एक दूसरा डॉक्टर आ गया तो दादी जिसकी दवा से मरी थी उसके यहाँ दवाई नहीं खरीदते। कल तक आपके पास रास्ता नहीं था, आज आपके पास रास्ता है और वो रास्ता MIM का है। ये राजद, ये जदयू, ये कांग्रेस मुसलमानों की मजबूरी की पार्टी थी। अगर आपको इंसाफ दिलाने वाली कोई जमात है तो MIM है, और MIM सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दलितों की, मजलूमों की, शोषितों की, वंचितों की एक मजबूत और तवाना आवाज है। और बिहार में एक नया समीकरण तैयार हो रहा है, चूंकि मुसलमानों ने धोखा खाया। अभी जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई। इस 13 करोड़ में 2 करोड़ 31 लाख मुसलमान हैं। सरकारी नौकरी 20,49,000 है, उसमें मुसलमानों की नौकरी की हिस्सेदारी 3,68,000 होती है। गौर करो मुस्लिम नौजवानों, 3,68,000 में सिर्फ 1,73,000 नौकरी दी गई। नीतीश कुमार ने अपनी बिरादरी को, जिनकी आबादी 37 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 58,000, उसने 1,18,000 नौकरी को दिलवाया अपनी बिरादरी को।
और तुम्हारी नौकरी में हिस्सेदारी होती 3,68,000, 3,68,000 तुमको नहीं बल्कि 1,73,000 नौकरी देकर तुम्हें 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा। और जिसने वंचित रखा, सरकारी पॉलिसी को जमीन में उतारने का काम अगर कोई करता है वो सरकारी कर्मी करता है। आज अगर 2 लाख सरकारी कर्मी होता तो मुसलमानों की दुर्गत नहीं होती, दारोगा तुम्हारा नहीं होता, हवलदार होता, तुम्हारे कमर में रस्सी लगाने से दारोगा घबराता। बलोक में तुम जाते, अगर तुम्हारा नाजिर नहीं होता तो किरानी तुम्हारा होता, तुम्हारी फाइल आगे बढ़ जाती। आज अगर किसी ने तुम्हारा शोषण किया है, दोहन किया है, तो बीजेपी तो तुम्हारे नाम का दुश्मन है, तुम्हारी शरीयत का दुश्मन है, तुम्हारे ईमान का दुश्मन है। लेकिन जो लोग बीजेपी का खौफ दिलाकर तुमसे वोट ले रहे हैं नौजवानों, वो भी तुम्हारा हमदर्द नहीं है। इन जालिमों के खिलाफ उठना पड़ेगा। और आज शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। हम जिस प्रेम का पैगाम लेकर आपके दरमियान में आए हैं, हम आपको ये कहने के लिए आए हैं, इस संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, हम सब एक ही माँ बाप के संतान हैं। माँ अपने सब बच्चे से प्यार करती है, लेकिन माँ कमजोर बच्चे का ज्यादा ख्याल रखती है। आज मुसलमान और दलित इस समाज में कमजोर है और उस कमजोरों को इंसाफ दिलाने में राजपूत समाज ने हमेशा अपनी अगुवाई की है। आज हम आपसे कहने के लिए आए हैं, ये मौका बड़ा गनीमत है मुसलमानों। तारीख की नजरों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। अगर आज आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अपना एक एक वोट देकर रंजीत जी को कामयाब कर दिया तो बिहार में नई तारीख बनेगी। आप अपनी जमात का सबूत दो। ताकत भीड़ में नहीं है, ताकत जमात में है। मैं अक्सर मिसालों से समझाता हूं, 10,000 ईंट एक जगह रखी गई है, शाम धूप है और साए में बैठे हो, लेकिन आंधी आती है तो उठकर भाग जाते हो, चूंकि डर है कि ईंट की ढेर गिर न पड़े। लेकिन वहीं मंदिर की दीवार है या ईदगाह की दीवार है, सिर्फ 2,000 ईंट से एक दीवार खड़ी हुई है, वहां दुबक कर बैठ जाते हो, आंधी गुजर जाती है और तूफानों का मुकाबला कर लेते हो। वो 10,000 20,000 ईंट से तुम भाग गए थे क्योंकि भीड़ थी, और यहाँ 2,000 की दीवार खड़ी है, वो जमात थी। ताकत जमात में है, ताकत भीड़ में नहीं है। आओ मिलकर ये तय करो कि हम इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे, अपना एक एक वोट हम भाई जनाब रंजीत को देंगे। सन 1970 की बात है। उस वक्त जो फिरका परस्त लोग हैं, सांप्रदायिक शक्तियां हैं, भाजपा का जन्म नहीं हुआ था। उस वक्त एक पार्टी थी जनसंघ। जनसंघ के उम्मीदवार को वोट दिया किराने की दुकानदार चौकीदार चौक पर। उसके पड़ोसी ने पूछा किसको वोट दिया? कहा कि वही जनसंघ को वोट दिया, अपनी पार्टी को। कहा कि जीतेगा तुम्हारा नेता? कहा नहीं जीतेगा, 1000-1200 वोट आता था उस जमाने में। तो कहा क्यों वोट डाला? तो उसने कहा कि तुम गड्ढे में वोट डाल के आ गए। उस दुकानदार ने क्या जवाब दिया सुनो, कि भाई साहब गड्ढा है तो हर साल गड्ढे में 2-4 टोकरी मिट्टी देंगे तभी तो गड्ढा बढ़ेगा। सन 1970 में जो गड्ढा था, 2014 में वो हिमालय पहाड़ बन गया। अब मोदी बगैर किसी के सहारे के प्रधानमंत्री बन गया। मुसलमानों, अपनी खाई को और खाई मत करो। ये सोच लो कि हम सरकार बनाते रहे, मेरे बाप दादा सरकार गिराते रहे। हम अपनी तकदीर को बदलेंगे, अपनी नस्लों की तस्वीर को बदलेंगे। इस मुल्क में नफरत को मिटाने के लिए मुसलमानों के साथ अगर राजपूत आ जाए, दलित आ जाए, यकीन जानो जिस दिन धरना देकर बैठ जाओगे थाने में, सिर्फ मुसलमान धरना देकर बैठोगे, एक तरफा कार्रवाई होगी। जिस दिन दलित भी होगा, राजपूत भी होगा, तो किसी थानेदार की बाप की मजाल बेकसूरों के कमर में रस्सी लगाने की नहीं होगी। इसलिए कहता हूं, वोट नहीं है, तलवार है। ये तलवार सिपाही को दोगे तो तुम्हारी गर्दनों की हिफाजत होगी, तुम्हारे आबरू की हिफाजत होगी, तुम्हारे माल की पहरेदारी होगी। अगर ये वोट गलती से किसी जालिम को दे दिया तो तलवार भी आपकी होगी, गर्दन भी आपकी काटी जाएगी। यकीन जानो मुसलमानों, एक बात मैं अपने राजपूत भाइयों से भी कहूंगा, मेरे राजपूत भाइयों, आप अगुवाई करो। हमारे मुस्लिम समाज का एक बड़ा घटा ये कहता है कि साहब हम लोग तो देने के लिए वोट तैयार हैं, लेकिन राजपूत भाई लोग कहते हैं कि साहब सिर्फ मियाँ के वोट से जीत जाएगा। मगर हम कल कुछ राजपूत भाइयों से मुलाकात हुई है, उसने हमें ये विश्वास दिलाया कि आप यकीन रखिए, हम लोग ये समझ रहे हैं प्रैक्टिकली, जो नेता जिस जगह जन्म लेता है,
आज अगर रीगा में अगर मिल स्टार्ट नहीं हुआ, यकीनन है कि उसमें उनका रंजीत का रिश्तेदार भी प्रभावित है। अगर फुलवड़िया में पुल नहीं बना, बेलवा में पुल नहीं बना, तो कहीं ना कहीं उनका रिश्तेदार भी है, खाला है, नानी है, मामू है। परदेशियों को तुम्हारे दुख दर्द का एहसास नहीं होगा। घर का बेटा आवारा ही सही, लेकिन घर के दर्द का एहसास उसी को होगा। लेकिन यहाँ आवारा नहीं, बल्कि अगर नापो, इंसाफ करो, एक तराजू में सारे उम्मीदवारों को रख दो, एक तराजू में राणा रंजीत को रख दो। राणा रंजीत का अखलाक, समाजी बर्ताव, खानदानी तौर तरीके और आने वाले दिनों के लिए आपके लिए कुछ करने का जो इरादा है, इनके पासन के बराबर भी सारे नेता खड़े नहीं हो सकते। मुझे बाहुबली की जरूरत नहीं है। और आंचल रखने वाले बहू का काम, बावर्ची खाने की चाबी हम उसको दे सकते हैं, लेकिन अपने खजाने की चाबी बहू को नहीं, वो तो बेटे ही को देंगे। ये तय करना पड़ेगा। इसलिए नौजवानों, आओ, ये बात सुन रहे हो ना कि नौकरी खाने में राजद का भी हिस्सा है। जदयू ने तो पामाल ही कर दिया है। नौकरशाही को जितना नीतीश कुमार ने सर पे चढ़ाया है, उसने लोकतंत्र का बलात्कार किया है। और बीजेपी तो हिंदू और मुसलमानों को लगा राज करती है, और कांग्रेस गर्दन तो तलवार से नहीं, लेकिन शरबत में जहर मिला के पिलाती है। सबने दिया कि नहीं धोखा? क्या तुम अपनी पार्टी चाहते हो कि नहीं? बाजू कट जाए गर्दन बचाओगे कि नहीं? अपनी क़यादत खड़ी करोगे कि नहीं? तो आओ एक नारा लगाते हैं, नारे में आवाज हो। और ये बहादुरों की सरजमीन है। गांधी जी का दिल आगे पीछे कर रहा था, तो शक्ति प्रदान अगर कहीं से हुआ था तो चंपारण की सरजमीन से हुआ था। आओ, बाजू को जरा ऊपर उठाओ, आवाज ऐसी हो कि वक्त के जालिमों के कानों के पर्दे फट जाएं, और नारा ऐसे लगाओ कि इनकलाब का आना यकीनी हो जाए। सबने दिया है हमको चोट, बूढ़ों को रहने दो, नौजवानों खड़े हो जाओ। जवानी पानी में न हो रवानी, पानी को कौन कहेगा पानी? अरे ये तो बूढ़ों पर भी जवानी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, सबने दिया है हमको चोट, जो जुमला मैं बोलूंगा वही जुमला दोहराना। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब, बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी, राणा रंजीत, राणा रंजीत, पतंग का निशान, शिवहर के नौजवान। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं जब भी अवैसी साहब को बुलाता हूं तो एक शेर याद आ जाता है, और चूंकि अवैसी साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी यहाँ आने की, उसने वादा भी किया था, नहीं आ सके हैं। उसकी नुमाइंदगी जनाबे भाई इम्तियाज जलील साहब कर रहे हैं, तो मैं वो शेर पढ़ देना चाहता हूं ताकि इनकी खिदमत में पेश करूं तो उन तक भी पहुंच जाए। रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। अल्लाह रे किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जनाब भाई इम्तियाज जलील साहब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर क़ायद जनाब आफ्ताब साहब, मेरे भाई अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इलाके के नुमाइंदे राना रंजीत साहब, स्टेज पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि काफ़ी घंटों से आप लोग बैठे हुए हैं। मैं माजरत चाहता हूं, हर एक का नाम नहीं ले सकता हूं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज जब इस स्टेज के ऊपर आप नजर डालेंगे तो इतना खूबसूरत मंजर
अब बहुत कम दिखाई देता है। यहाँ पर मनमोहन झा, तिवारी साहब, ब्राह्मण समाज के लोग, हमारे दलित भाई, राजपूत समाज के, मुसलमान, इस मुल्क की एक बहुत ही जानदार कौम जो पीछे खड़े हुए हैं, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे ख्वाबों का भारत, मेरे ख्वाबों का मुल्क कैसा होना चाहिए, तो ये ऐसा होना चाहिए। मैं आज आप लोगों के बीच, मैं कोई वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूं। क्या आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं? सही बताइए, क्या आप सही मानों में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं? अगर आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं तो असदुद्दीन अवैसी साहब के ख्वाबों की ताबीर राणा रंजीत सिंह है। वो ख्वाब जो पिछले कई सालों से असदुद्दीन अवैसी साहब देखते आ रहे, अकेले दौड़ते आ रहे, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, घंटों सड़क के ऊपर इस शहर से उस शहर सुबह 7 बजे उठ के पदयात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। तपती हुई धूप में कभी बिहार चले आते हैं, कभी औरंगाबाद चले आते हैं। उनका एक ख्वाब है कि इस मुल्क के अंदर हम अपनी क़यादत खड़े करें। और आज जब मैं ये हमारे राणा भाई के लिए जब मैं यहां पर आया और आप लोगों की मोहब्बत उनके लिए देखी, मैं राणा साहब आपको सैल्यूट इसलिए करना चाहूंगा, आप चाहते तो किसी और पार्टी में भी जा सकते थे, वहां पे आपको ओहदा मिल सकता था, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे मिल सकते थे, लेकिन ये मोहब्बत पैसों से मिलती नहीं है, ये पैसों से खरीदी जाती नहीं है। ये मोहब्बत अगर कहीं मिलेगी आपको तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर मिलेगी। और यकीनन अख्तर भाई ने भी बिल्कुल सही कहा है, आदिल भाई ने भी सही कहा है, ये दीवानों की जमात है साहब, ये जुनूनियों की जमात है। इतने घंटे तक यहां पर बैठे रहना, कोई एक शख्स यहां पर ये नहीं कह सकता है। दूसरी सियासी जमातों में, सियासी पार्टी में इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए गाड़ियां भेजना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, तब जाकर वो घंटा 2 घंटा बैठते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं किसी एक शख्स के लिए गाड़ी नहीं भेजी गई है और किसी एक शख्स के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। ये सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मोहब्बत में बैठे हैं। 13 तारीख के दिन मेरा इलेक्शन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां के बुजुर्ग, नौजवान, मेरी माएं, बहनें, अख्तर भाई खुद आए थे, आफ्ताब साहब आए थे वहां पे। सारी ताकतें जुट गई थी, पूरी ताकतें मिलकर एक साथ सिर्फ इस कोशिश के अंदर लगी हुई थी कि महाराष्ट्र का इकलौता एक मुसलमान एमपी, जो सिर्फ मुसलमानों का एमपी नहीं है बल्कि दलितों का, पिछड़ों का, मजलूमों का, उन सब की आवाज उठाने वाला, उसको शिकस्त देने के लिए, उसको हराने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर आ गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आवाम तय कर लेती है, जब आवाम यह फैसला कर लेती है, तो फिर किसी और के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं होती है। मैंने भी झोली फैलाया तो अपने रब के आगे झोली फैलाया मैंने। और नतीजा यह हुआ कि 13 तारीख के दिन जब इलेक्शन चल रहा था,
किसी और का टेबल भी वहां पर नौजवानों ने लगने नहीं दिया कि नहीं हम इम्तियाज जलील को जिता कर लेकर आएंगे। दूसरे दिन मीडिया वाले आए और मुझसे पूछे, करीब 13 लाख वोट पड़े हैं, 13 लाख में से जो छोटे छोटे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जो कोई 1000 लेगा, 2000 लेगा, 3000 लेगा, 3 लाख निकल गए। उसमें से 10 लाख 3 उम्मीदवार, आपको कितना यकीन है कि आप जीतेंगे? 10 लाख में से आपको कितने वोट मिलेंगे? मैंने कहा 8 लाख। उसने मेरी तरफ देखा और उसने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? मैंने कहा, शुरू किसने किया? शुरुआत तो तुमने ही की ना। अब की बार शुरुआत तुमने की, अब की बार 400 पार हमने सुने। अब तुम 400 बोलो, हम 8 लाख बोलेंगे। भाइयों, आज वक्त और हालात इस मुल्क के अंदर ऐसे बनाए गए, स्टेज के ऊपर मौजूद जितने भी मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं, पिछले 10 सालों से एक बात हम सुनते आ रहे हैं। इस देश में कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है। मैं कहता हूं कि धर्म का, मजहब का चश्मा उतार कर देखो, मोदी तेरे राज में तो सारा हिंदुस्तान खतरे में है। आज सियासत के नाम के ऊपर हमने भाई भाई के बीच में कैसी दरारें और कैसी दीवारें खड़े कर दी है, सिर्फ कुछ सीटें जीतने के लिए, अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए। इस मुल्क की खूबसूरती यही है जो आज स्टेज के ऊपर हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर लोगों को बांटने का काम, मुझसे मीडिया वाले पूछते हैं कि तुमने 5 सालों के अंदर क्या काम किया। मैं उन्हें ये नहीं बताता हूं कि मैंने कितनी सड़कें बनाई है, कितनी सभागृह बनाए हैं, कितने और तरक्याती काम किए हैं। मैं उन्हें ये कहता हूं कि मेरे शहर के अंदर जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की गई थी, उन दीवारों को गिराने का काम इम्तियाज जलील ने किया है, और इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। राणा साहब, मुझे बताया गया है कि आपके खिलाफ जो उम्मीदवार है वो इस जमीन से ताल्लुक नहीं रखते हैं, कहीं बाहर से लाए गए हैं। इसलिए आपको देखकर कहना चाहूंगा, खुद चिराग बनकर जल, वक्त के अंधेरों में भीख के उजालों से रोशनी नहीं होती। अब ये जो आ रहे हैं आपके बीच में, ये भीख का कटोरा लेकर आए हैं, और कौन इसमें से, अख्तर भाई की जबानी की हमारे पास भी बहुत सारे दलालों की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। इस मुल्क से हमारी क़यादत अगर खत्म हुई है तो ऐसे ही चंद दलालों की वजह से, जो इलेक्शन के वक्त चंद टुकड़ों की वजह से अपना ज़मीर बेचते हैं। आज भी आ रहे होंगे, आज भी बोल रहे होंगे, मजलिस यहां पर क्यों आई है, क्यों लड़ रही है, हैदराबाद की जमात है। कितने कहते थे कि हैदराबाद की जमात है, एक एमपी है, जिंदगी भर एक ही एमपी रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अब पार्लियामेंट में अकेले नहीं बैठते, उनका भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर जाकर बैठता है। और मैं वो मंजर तस्वर कर रहा हूं, आदिल भाई, पार्लियामेंट का पहला दिन, असदुद्दीन अवैसी साहब बीच में बैठे, उनके दाहिनी तरफ अख्तरुल ईमान साहब बैठे, उनके बाएं तरफ हमारे राणा रंजीत साहब बैठे। मैं असद साहब के बाजू नहीं बैठता हूं, मैं पीछे बैठता हूं, और अभी भी पीछे ही बैठूंगा। इसलिए पीछे बैठता हूं कि जब भी असद साहब खड़े रहते हैं
तो ये आरजेडी वाले, जेडीयू वाले, कांग्रेस वाले, भाजपा वाले, इन्हें बड़ी तकलीफ होती है शेरवानी को देखकर, बड़ी तकलीफ होती है। पहले उनसे होती थी, बोले अब दूसरा आया है ये भी बहुत बोलता है, अब ये दो बोलते हैं तो ये तीसरे साहब क्या कम बोलते हैं क्या करके? तो वो मंजर तसव्वुर करिएगा। और उस दिन कौन कितने जीत कर आया है, कौन सी पार्टी कितनी आई है, ये मायने नहीं रखेगा। मोदी तो अमित शाह से यही सवाल करेगा, रे ओ सांभा कितने आए रे इस बार। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए आया हूं। मुझे मालूम है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर आपके बीच हमारे ही अपने कुछ लोग आएंगे और ये कहेंगे कि नहीं, इन्हें वोट देंगे तो वो जीत जाएगा, ये जीत जाएगा। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 2014 के अंदर जब मैं खड़ा हुआ था तो हमारे ही अपने लोग कहते थे कि अब बड़ी आसानी के साथ शिवसेना जीत जाएगी। 2019 के अंदर जब लोकसभा के लिए खड़ा रहा तो लोगों ने कहा कि अब तो कोई मुकाबला ही नहीं है, बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि ये वोट काटने के लिए आए हैं, ये सिर्फ वोट काटेंगे, भाजपा शिवसेना फिर से जीत जाएगी। मैंने अपने नौजवानों से कहा था कि नौजवानों, एक ताकत बनकर खड़े तो रहो, एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए, 20 साल के शिवसेना को ऐसा उखाड़े फेंके। जग हो अभी है अजान के लिए, और अभी भी सारी की सारी ताकतें लगी हुई। 48 सीटें हैं, इकलौता एक इम्तियाज जली, लेकिन वो भी हजम नहीं हो रहा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज से 10 साल पहले जिस जमात को देखने का नजरिया लोगों का था, आज असदुद्दीन अवैसी साहब की मेहनत का नतीजा है कि आज हमारे पास रंजीत जैसे मजलिस जोड़ रहे। लेकिन इतना मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, वो राणा रंजीत सिंह नहीं है। आप ये समझ के 25 तारीख के दिन जब वोट डालने के लिए जाना, 9 नंबर के ऊपर जब आप मोहर लगाएंगे, पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाएंगे, तो इस राणा के चेहरे के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखना मेरे भाई। ये देखना कि मैं अगर यहां पर राणा को मजबूत करूंगा तो पार्लियामेंट के अंदर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकत मिलेगी। मैं जब पार्लियामेंट नहीं गया, अकेले असद साहब को देखता था, मेरे मन में एक सवाल आता था कि एक अकेला एमपी, 542 सामने बैठे हुए एमपी अलग अलग पार्टियों के, जो तुम्हें सिर्फ नफरत की नजर से देखते हैं कि ये चुनकर कैसा आया है, क्योंकि इसकी कौम को तो हमने सिर्फ एक रबर स्टैंप बनाकर रखा है कि हम 5 साल के बाद आएंगे, तुमसे कहेंगे वोट देना, तुम वोट देते रहना, हम हुकूमत करेंगे, हम सत्ता में जाएंगे, हम एमपी बनेंगे। ये कैसे चुनकर आ गया? जब असद साहब को मैं बाहर से देखता था तो मुझे ये एहसास होता था कि इस शख्स को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है। जब मैं अंदर गया, उनके बाजू बैठा जाकर, तब मुझे यह एहसास हुआ मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अगर कहीं से ताकत मिलती है तो यहां से ताकत मिलती है। मेरे भाइयों, आप लोगों से ताकत मिलती है इसमें। यहां पर अगर आप ताकतवर रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे, हमारा सर शर्म से झुकने मत दो मेरे भाई, हमारा सर शर्म से झुकने मत दो। हिंदुस्तान के अंदर 2019 में महज 3 सीटें हमने लड़े थे पूरे हिंदुस्तान में, 3 सीटें। फिर इल्जाम लगाया जाता है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, इनकी मदद करने के लिए खड़े। 3 सीटें 543 में से
हैदराबाद जीते, औरंगाबाद जीते, किशनगंज बिहार 3 लाख वोट लेकर, 3 लाख से ज्यादा वोट लेकर अख्तर भाई दूसरे नंबर के ऊपर रहे। आज हम पूरे मुल्क के अंदर चंद सीटें लड़ रहे हैं, बाकी सीटों के ऊपर आपको जो फैसला करना है कर लीजिएगा। आपके बीच में जब आपको दलाली करने के लिए, जब आपके पास पैसा लेकर आएंगे, आपको नुक्कड़ पे चौराहों पर यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इन्हें वोट देंगे तो किसी और का फायदा होगा, सबकी सुनना और उठते वक्त उनको बोलना कि इतने साल तक मैं तेरी सुनते आया था, अब मैंने तय किया है कि तू कितना भी बोल ले, मैं सिर्फ पतंग को वोट दूंगा, मजलिस को वोट दूंगा, असदुद्दीन अवैसी को मजबूत करूंगा। भाइयों, क्या जरूरत है अख्तर भाई मेरे लिए औरंगाबाद, मैं आज राणा भाई के लिए यहां पर हम क्या हासिल करेंगे? मेरे भाई, जब तक हम अपनी क़यादत मजबूत नहीं करेंगे, जब तक कुछ ईमानदार लोग पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे नहीं, जो सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, वरना मुल्क के हालात तो मैं आपको लिख कर देता हूं, यकीन के साथ आपको मैं बताना चाहता हूं, 2024 के अंदर अगर इनकी हुकूमत आई भाजपा की, तो कैसे कैसे कानून लेकर आने वाले हैं, कैसे समाजों के बीच में, जाति धर्म और मजहब के बीच में बड़ी बड़ी दीवारें खड़े करने की जो कोशिश होने वाली है। उस वक्त ना कोई राजद का एमपी खड़े रहने वाला है, ना कोई जेडीयू का, ना कोई कांग्रेस का, ना एनसीपी का। अगर वहां पर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर कोई खड़े रहने वाला है तो वो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रहेगा उसके अंदर। और उन्हें यही बात सताती है, यही तकलीफ उन्हें होती है कि ये कितना अकेला होने के बावजूद भी कैसा लड़ रहा है, सच्चाई के लिए लड़ रहा है। मेरे भाई, आज ये इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है कि तुम जाएंगे और किसी को वोट देकर आ जाएंगे। आज पूरा राजपूत समाज हमारी तरफ नजरें लगाए हुए है। उन्हें तुम्हें ये यकीन देना है, तुम्हें ये यकीन दिलाना है, और खास तौर से मैं मुसलमानों को ये कहना चाह रहा हूं, मुसलमान नौजवानों से, बुजुर्गों से ये कहना चाह रहा हूं, तुम्हें अपने राजपूत भाइयों को एक पैगाम देना है कि एक मर्तबा मुसलमान ने अपनी जबान दे दी तो अपनी जान चले जाए, लेकिन वो अपनी जबान से पीछे हटेगा नहीं। देंगे जबान, असद साहब को कामयाब करेंगे, असद साहब को मजबूत करेंगे। ये समझ लीजिएगा कि आज के बाद जितने भी नौजवान यहां पर बैठे हुए हैं, 2 दिन के लिए अपने अम्मी से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, सबसे कह दीजिएगा कि 2 दिन के लिए मैंने अपना नाम बदल चुका हूं। कोई असगर होगा, कोई रफीक होगा, कोई शफीक होगा, कोई हमीद होगा। 2 दिन के लिए तुम अपना नाम राणा रंजीत रख लेना उसमें, ये समझ के चलना कि ये इलेक्शन मैं लड़ रहा हूं, ये राणा नहीं लड़ रहे। दोस्तों, अगर बिहार मजबूत हुआ तो आपको इतना हम यकीन दिलाते हैं, ये सीट आप निकालिए। और भी हमारे कुछ अच्छे उम्मीदवार यहां पर बिहार में खड़े किए गए हैं जो बहुत ही मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप देखिए, अगर ये सीट अगर निकलती है तो अगले साल आपका विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, ये जितने बड़े बड़े सियासी लीडर घूम रहे हैं तुम्हारे खिलाफ बोलते हुए, वो दिन दूर नहीं जब अख्तरुल ईमान साहब के घर की चौखट के ऊपर ये हाथ जोड़कर बैठे हुए नजर आएंगे, हाथ जोड़कर बैठे हुए नजर आएंगे कि अख्तर भाई हमारा भी ख्याल कर लो। आज तुम लोगों की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाओ मेरे भाई, और इंतजार करो। मैंने तो अपनी आवाम से कहकर आया हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न 13 तारीख के दिन औरंगाबाद में हम मनाएंगे, 4 तारीख के दिन औरंगाबाद में मनाएंगे। बिहार में भी मैं आप लोगों की बदौलत
औरंगाबाद में बैठकर ये देखना चाहूंगा कि मैं भी अपने आवाम के बीच में गया था उनसे भीख मांगने के लिए कि इस बार मजलिस का साथ दो, मजलिस को ताकत दो, और मेरा भी सर वहां पे फख्र से ऊंचा होना चाहिए और मैं भी अपने शहर के अंदर जाकर कह सकूं कि मैं अपने भाइयों के बीच में गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो यहां पर भी मजलिस ने अपना झंडा लहरा चुकी है। मैं बुजुर्गों से ये कहना चाहूंगा, अब भी यहां पर एक न जाने क्यों ऐसी फितरत हमारे अंदर लोगों के अंदर आ गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमको तो वही पार्टी चाहिए करके। कब तक हम अपने अरे गैरों की गुलामी करेंगे? अपनी क़यादत खुद खड़े करने की ताकत रखो। हम लड़ रहे हैं तो हम जीत रहे हैं, वरना हमें तो कोई टिकट भी देने के लिए तैयार नहीं है, कोई टिकट देने के लिए ही तैयार नहीं है। आज मुसलमानों से ये मैं कहना चाहता हूं, 10 ऐसे राज्य है, 10 जहां किसी एक मुसलमान को टिकट तक नहीं दिया गया है, लेकिन वोट आपके चाहिए, सबको चाहिए वोट। मेरे भाइयों, आज वक्त और हालात को समझते हुए मैं आपसे एक बार फिर से अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि 25 तारीख के दिन सुबह अपने घरों से निकलिए। जितनी साजिशें, षड्यंत्र, जो भी कोशिशें होगी कि यहां पर मजलिस का उम्मीदवार नहीं आना चाहिए, उन्हें नाकामयाब करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी और इंशाअल्लाह आप मजलिस को इस बार जरूर कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों, बुजुर्गों, अजीजों, जाते जाते एक बात का अहद देना चाह रहा हूं। जो कुछ जनाबे इम्तियाज जलील साहब ने कहा है, आपने जोश से उसका साथ दिया है। क्या आप लोगों की इजाजत है कि हम लोग उम्मीद का, यकीन का सेहरा रंजीत बाबू को पहना दें? क्या उनके गले में माला डाल दिया जाए? चलिए साहब, आप सबकी जानिब से। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, अब न देंगे बेईमानों को वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। राणा रंजीत जिंदाबाद, अख्तरुल इमान जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, आदिल हसन जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल ढाका के हाई स्कूल खेल मैदान में ओवैसी साहब पधार रहे हैं। आप सब लोग आइए, 9 बजे सुबह में ढाका के खेल मैदान हाई स्कूल, 10 बजे तक आप लोग आइए ढाका। इधर आपको लोग को शिवर में भी